हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप लोग अंत तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप किससे बना है। आपके पास चार ऑप्शन है, प्रवाल भित्ति से, मूंगा से, कठोर चट्टान से और चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर से। आप लोग जानते ही हैं, लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है? जी बिल्कुल, लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। याद रहेगा ना? अब याद रखना है अगर पहले नहीं पता था तो। दूसरा प्रश्न है, दो आब किसे कहते हैं। दो आब किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है भाई तो बताइएगा जरूर कि दो आब किसे कहते हैं। पंजाब को दो आब कहते हैं कि उच्च भूमि को दो आब कहते हैं, दो नदियों के बीच का भाग दो आब कहलाता है, या फिर हिमनद दो आब कहलाता है। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए दोस्तों, मैं कौन से ऑप्शन को लॉक करूं? सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे फटाफट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या है। आई होप आप लोगों ने सही ही बताया होगा। बिल्कुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दो नदियों के बीच का भाग दो आब कहलाता है, ठीक है। दो नदियों के बीच के भाग को दो आब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी अपने मुहाने पर भू आकृति का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। गंगा नदी जहां पर गिरती है वहां पर दोस्तों भू आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। जिस आकृति का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं। गंगा नदी अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करती है? तो बताइए अगर पता है तो। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर है डेल्टा। गंगा नदी जहां पर गिरती है वहां पर डेल्टा भू आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि गंगा नदी कहाँ पे गिरती है, गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है। सब विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, दिहांग, लोहित, केनुला या इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी की ये तीनों नदियां सहायक नदियां हैं। दिहांग नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और केनुला नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए निम्न में से किस वस्तु पर कर नहीं लगाया था। भूमि पर तो औपनिवेशिक सरकार ने कर लगाया था, नहर के पानी पर भी लगाया था, गन्ने पर भी लगाया था, इन तीनों चीजों पर लगाया था दोस्तों, लेकिन नमक पर नहीं लगाया था, ठीक है। नमक पर औपनिवेशिक सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने हेतु कर नहीं लगाया था। किस वस्तु पर नहीं लगाया था? पेपर में आएगा तो फोड़ेंगे, नमक पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा था? राइट आंसर है पादरी गैपॉन, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1952 में बनी थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो लोकतंत्र में सरकार का चुनाव निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था लोकतंत्र है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधिकारी, गृह मंत्री, गृह मंत्रालय का सचिव या पुलिस महानिदेशक? तो इन तीनों ऑप्शन को काट दिया जाए, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, गृह मंत्री। दोस्तों आइए अब आपको मैं 2 से 4 अंक वाले प्रश्न बता देता हूँ। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये 3 अंक दिलाएंगे आपको एग्जाम में। देखिए प्रश्न क्या कहता है, भारतीय मरुस्थल को समझाइए। भारतीय मरुस्थल को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है, यह अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है, किस पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? याद रखना है, अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर भारतीय मरुस्थल स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वनस्पति यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। भारत में कुल 4 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 4 नहीं, 5 प्रकार के वन। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। तो ये कुछ वन हैं जो भारत में पाए जाते हैं। 2 का वर्णन करना है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है? जिन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जिन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती नहीं अधिक होती है, जिन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए आप लोगों को वनों के नाम याद रखना होगा। ठीक है, ये वृक्ष 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। प्रत्येक वृक्ष की ऊंचाई 60 मीटर से कम नहीं होती है, 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 60 मीटर्स पेड़ों की ऊंचाई होती है। ठीक है, इन वनों में। फिर तीसरा पॉइंट है, ये वन पश्चिमी घाट, मेघालय तथा उत्तरी गोलार्ध भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, नहीं अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग एक वन के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि 2 प्रकार के वनों के बारे में पूछा गया था। तो एक प्रकार तो हमने देख लिया और दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरे प्रकार का वन है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जहाँ वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं आप लोग पढ़ लीजिए। एंड आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये वन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रूस की क्रांति से पहले श्रमिकों की आर्थिक दशा का उल्लेख कीजिए। रूस की क्रांति से पहले श्रमिकों की आर्थिक दशा का उल्लेख करना है। तो देखिए दोस्तों, रूस की क्रांति से पूर्व श्रमिकों की आर्थिक दशा का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है, अधिकांश कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। ठीक है, जो ज़्यादातर कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति में आते थे और सरकारी विभाग द्वारा इन फैक्ट्रियों पर नज़र रखी जाती थी कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले तथा कार्य करने का समय निश्चित हो। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। मजदूर कारखानों में 10 से 12 घंटे तक काम करते थे, वहीं कारीगरों की इकाइयाँ और वर्कशॉपों में काम प्रायः 15 घंटों तक होता था। ठीक है, कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम 15 घंटे तक होता था और कारखानों में मजदूरों द्वारा काम 10 से 12 घंटे तक किया जाता था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है आपका, वर्ष 1914 में लगभग 31% महिलाएं फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य करती थीं, परंतु इन्हीं मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम मिलती थी। ठीक है, इन्हीं पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती थी। ठीक है, फिर दोस्तों 5 से 6 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, भारत की स्थिति, आकार एवं विस्तार को संक्षेप में बताइए। भारत का आकार एवं विस्तार। भारत का आकार चतुष्फलकीय है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगला पॉइंट है आपका, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। फिर अगला पॉइंट देखिए, भारत की स्थलीय सीमा पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होकर पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है। ठीक है, म्यांमार की सीमा तक, म्यांमार तक नहीं, म्यांमार की सीमा तक विस्तृत है। कहाँ से? पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होती है और पूर्व में म्यांमार की सीमा तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक फैली हुई है। और उत्तर दक्षिण बात करें तो उत्तर में लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत है। ठीक है, भारत की स्थिति का वर्णन देखिए किस प्रकार है। भारत उत्तरी गोलार्ध का विशाल देश माना जाता है। उत्तरी अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, मुख्य भूभाग के दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, जो मुख्य भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, एक बार कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है सामाजिक विज्ञान के बारे में। देखिए, अगला प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान के 3 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। संविधान उन सिद्धांतों और नियमों का समूह होता है जिनके अनुसार शासन चलाया जाता है। संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि संविधान ही शक्ति और सत्ता का मुख्य स्रोत है। संविधान में देश की शक्तियों और अधिकारों का विवरण दिया गया है। इसके सहारे भिन्न भिन्न सरकारें अपना कार्य सही तरीके से कर पाती हैं। संविधान के 3 कार्य देखिए कौन कौन से हैं संविधान के कार्य। हमारे संविधान में देश को संचालित करने के सभी नियम दिए गए हैं जो सरकार को सही ढंग से चलाने में सहायता करते हैं। हमारा संविधान सरकारों की सीमाएं निर्धारित करता है और उन्हें निश्चित सीमा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे संविधान ने देश के सभी नागरिकों का कुछ न कुछ अधिकार तथा कर्तव्य दिए हैं। जो भारत का संविधान है उसने देश के सभी नागरिकों को कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं तथा कर्तव्य दिए हैं। यह हमें सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप लोग डीपली अध्ययन करिएगा दोस्तों, और एग्जाम में आए तो फोड़ के आइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो अगर आपके पास समय है तो एक बार पुनः वीडियो को देख लीजिए, वरना रहने दीजिए अगर आपको याद हो गया है। अगर क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं तो देख सकते हैं। तो आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपको चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बनाने में आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है, उनके आंसर्स को लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और तो लाइक करना है और क्या। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।